नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने विजिलेंस टीम को सख्ती से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम मनोहर लाल की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने आज अचानक से एक ट्वीट किया और यह लिखा कि भ्रष्टाचार का तंत्र ही खत्म नहीं करना बल्कि मानस भी खत्म करना है। यहां पर मानस का मतलब मानसिक स्थिति से है। आगे वो लिखते हैं कि भ्रष्टाचार नियमों से नहीं बल्कि नियत से होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार किसी की नियत को भला कैसे बदल सकती है। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर कि अचानक मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्या सरकार 7-8 साल में भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म नहीं कर पाई है, या सरकार कोई नई योजना बना रही है जिससे किसी के मानस को बदला जा सके। बात करेंगे तमाम पहलुओं के ऊपर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, विस्तार से पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। मुझे केवल भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म नहीं करना, भ्रष्टाचार का मानस भी खत्म करना है। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये बात कही। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अचानक एक ट्वीट किया और लिखा, मुझे केवल भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म नहीं करना, भ्रष्टाचार का मानस भी खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में आगे लिखा है, भ्रष्टाचार नियमों से उतना नहीं होता जितना नियत से होता है। हालांकि हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का मुख्यमंत्री दावा करते रहे हैं। इससे पहले भी सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्वीट करते हुए चेतावनी जारी कर कहा था, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा अचानक सवाल नंबर 2, क्या सरकार को लगता है कि भ्रष्टाचार रोकने की उनकी वर्तमान नीति पूरी तरह कामयाब नहीं है? सवाल नंबर 3, सरकार के पास किसी की नीयत बदलने का क्या प्लान है? सवाल नंबर 4, क्या किसी की नीयत को बदलना संभव है? हालांकि हरियाणा सरकार का दावा है कि पहले की सरकारों की तुलना में मनोहर लाल की सरकार काफी साफ सुथरी है और भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन विपक्ष का दावा इसके विपरीत रहता है। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को दूर की बात है, इस सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। इस बीच सीएम ने नए ट्वीट से नई चर्चा को शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए शमशेर खरक प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेडू हमारे साथ हैं। केवल ढिंगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे ही कर रहा हूं। ये अचानक से ट्वीट कर दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कि केवल तंत्र को ही खत्म नहीं करना है, मानस को भी खत्म करना है। ये क्या कुछ योजना है या पिछले 7-8 साल का वो एक फ्रेमवर्क बता रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया अचानक से ट्वीट जो किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है एक, और वो कमिटमेंट है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की। हमने लगातार एक के बाद एक इतने प्रभावी कदम उठाए हैं कि हरियाणा, जिसको बहुत सारे लोग जिसका अलग अलग तरीके से हास्य उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे कि यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती, हमने उन लोगों को चौंकाया है। हमने उन लोगों को बड़े अलग तरीके से प्लेजेंट सरप्राइजेस दिए हैं। किस प्रकार से ये माना जाता था कि हरियाणा में नौकरी पर्ची खर्ची के बगैर मिल ही नहीं सकती। लोगों ने भी मजाक उड़ाया जब मनोहर लाल जी ने घोषणा की कि अब हरियाणा के अंदर पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर देंगे। लेकिन आंखें तो तब खुली जब गांव में गरीब के यहां पर नौकरियां मिलने लगी। गांव में जो बिल्कुल
ऐसे स्थान थे जहां से पहले नौकरियां नहीं लगा करती थी, ऐसे लोग थे, ऐसे वर्ग थे, उन लोगों को जो नौकरियां मिलने लगी और मेहनत के आधार पर मिलने लगी, योग्यता के आधार पर मिलने लगी, तो धीरे धीरे लोगों को यकीन आया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पारदर्शी शासन का जो एक वादा भी किया था 2014 में सत्ता में आने से पहले, उसको बिल्कुल चरितार्थ किया। किस प्रकार से हमने बायोमेट्रिक्स को अनिवार्य किया और हरियाणा पहला राज्य बना था जिसने अपने एम्प्लॉइज के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया था। और फिर एम्प्लॉइज तक नहीं सीमित रही, चाहे राशन डिपो की बात हो, चाहे अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी उपस्थिति की बात हो, और बाद में आकर हमने एग्जाम्स के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बायोमेट्रिक्स का उपयोग करने शुरू कर दिया। तो ये बहुत एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमने ऑनलाइन प्रोसेसेस चालू किए। हमने कहा कि किसी को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने ये कहा कि आज घर बैठे अचानक से लोगों का को क्या उनकी, मतलब हुआ, उनकी मांग के अनुरूप, ये अचानक नहीं है। हाँ। ये अचानक नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, ये सालों की, वर्षों की कमिटमेंट है। हाँ। ये सत्ता में आने से भी पूर्व की एक कमिटमेंट है, इस समाज को, इस राष्ट्र को एक स्वच्छ प्रशासन देने की। ये संगठन, समाज और देश के अंदर जो इतने वर्षों तक काम किया गया, उन कामों का एक प्रताप है जो सामने आ रहा है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं, केवल ढींगरा जी से रिएक्शन लेता हूं इस बात के ऊपर। केवल जी, देखिए, ये जो महानुभाव पत्रकार प्रवक्ता थे, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई आपको। मैं इनको इनके 8 साल के घोटाले बताता हूँ। देखिए, पहले राइस का घोटाला हुआ, जो मिले थी उनके बीच में पहले हमारे जो चावल थे वो कम आए, पैडी कम आई और उससे पूरा घोटाला हुआ। फिर बिजली मीटर खरीद का घोटाला हुआ, फिर शराब का घोटाला हुआ कोरोना काल के अंदर, फिर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फिर उसके बाद पेपरों की लीक, कितने पेपर, 37 पेपर लीक हुए इस सरकार के अंदर, एक भी भर्ती नहीं हुई हो पा रही इनसे। पेपर लीक घोटाला हुआ जो बहुत ही बड़ा घोटाला है, जिसके अंदर HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी अपने पास पैसे लेता हुआ पकड़ा गया और वो अभी जेल में है। उससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक चेयरमैन जो कि भ्रष्टाचार के चक्कर में सस्पेंड किया गया और फिर उसको क्लीन चिट दी गई और उसको बहाल कर दिया गया। उसका ये नहीं पता चला कि उसने क्या भ्रष्टाचार किया था, क्योंकि जो नीचे के लोग हैं वो सभी पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और उनको फिर उसके बाद बहाल कर दिया गया। ये नहीं पता चला कि वो पैसे किस बात के लिए थे और क्यों बहाल किया गया। उसके बाद अरावली, डाडम से यमुनानगर तक की जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर इतनी बड़ी माइनिंग हुई सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की रोक के बावजूद, और उसकी सारे के सारा पहाड़ खोद दिया गया, जिस माइनिंग का इतना बड़ा घोटाला इस सरकार ने किया। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन की बात मैंने बताई, एक HCS जुडिशियल की भर्ती हुई थी जिसमें एक जज जो है पेपर लीक करते हुए गिरफ्तार हुआ, जो कोर्ट का जज होता है, और वो गिरफ्तार हुआ इसी सरकार के अंदर। तो इतने तो घोटाले कर लिए इस सरकार ने, और ये कहते हैं हमने तो करती पर्ची। किस बात की करती और किस बात की पर्ची? ये तो सीधे नोट लेने वाली की थैलियों नहीं, बोरियों में नोट लेने वाली सरकार है। भर्ती करती पर्ची कुछ नहीं करती है, बोरियों के अंदर पैसे लेते हैं तब ये भर्ती करते हैं, और अभी तक भर्ती कोई हो नहीं पाई इनसे। जितनी भर्तियां करी है पैसे लेके की है, और जो लोग ये इनके जो काम चल रहे हैं वो उसका पेपर लीक हो जाता है, पैसे भी जाते हैं। ठीक है सर, बच्चों के साथ खिलवाड़ देखिए, पुलिस की भर्ती हुई, काफी उसके सारे अंदर खिलवाड़ देखिए कैसे हुआ। एक सेकंड की बात है, पुलिस की भर्ती के अंदर अगर 10,000 की भर्ती होती है तो 5 लाख फॉर्म निकलते हैं, उन 5 लाख फॉर्मों के पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद वो भर्ती रद्द कर दी जाती है। ये खट्टी पर्ची नहीं है, नोटों की सरकार है, लोगों को लूटने वाली सरकार है। ठीक है सर, काफी सारे सवाल हो गए, मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक सबकी रिएक्शन पहले मैं ले लूं। विजेंद्र रेड्डू जी के पास आ रहा हूं। विजेंद्र रेड्डू जी, मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को आप किस तरह से देख रहे हैं आज? केशव जी, सबसे पहले आपको जी नमस्कार। केशव जी, करप्शन एक बहुत बड़ा, देखिए केशव जी, और करप्शन में कहूँगा एक तरह का दिमक है, और करप्शन मैं कहूँगा लकड़ी का दरवाजा हो चौखट हो खत्म होने के बाद ही पता लगता है, दरवाजा हो चौखट हो खत्म होने के बाद ही पता लगता है। करप्शन जो है धीरे धीरे नहीं केवल देश को, करप्शन जो है धीरे धीरे न केवल देश को बल्कि प्रदेश को भी अंदर ही अंदर लगता है कि यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ। और ये सभी सरकारों के लिए ही चैलेंज रहा
मैं ये नहीं कहता कि आज क्या है, कल क्या था, परसों क्या था। करप्शन कहीं न कहीं सभी सरकारों के लिए बड़ा चैलेंज रहा है। किसी में करप्शन कम तो किसी में ज्यादा, ये बिल्कुल सार्वजनिक सत्य है, मैं इसको मानता हूँ। अभी हमारे भाई कांग्रेस वाले कह रहे थे, देखिए कांग्रेस के टाइम में भी करप्शन अपने चरम पर रहा है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड न्यूज एजेंसी का मामला हो, लैंड स्कैम का मामला हो, रिश्वतखोरी का मामला हो, बहुत चरम पर रहा। और मैं बिल्कुल अपने भाजपा वाले साथियों को ये कहना चाहूंगा, आज भाजपा की सरकार में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री स्वयं करप्शन की बातों से दूर है और वो बचा हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार का डायरेक्ट कोई इल्जाम नहीं लगा है, लेकिन कांग्रेस में तो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर डायरेक्ट शासन के समय में ही बहुत इल्जाम लगे थे कि आज ये करप्शन हो गया, आज ये करप्शन हो गया, आज ये करप्शन हो गया। लेकिन केशव जी देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि करप्शन को रोकना बहुत जरूरी है। आज तक कोई भी सरकार करप्शन को नहीं रोक पाई है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा चलता रहता है। और इसके लिए एक सामाजिक चिंतन की बात मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि सरकार को पूर्ण रूप से ईमानदार होना जरूरी है करप्शन को रोकने के लिए। यदि केवल एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी, तो करप्शन को कोई नहीं रोक सकता। आज हरियाणा प्रदेश में यही काम हो रहा है। यदि मंत्री विधायक अगर करप्शन रोकने की इच्छा नहीं दिखाएंगे तो अधिकारियों में करप्शन चलेगा ही चलेगा। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि आज हरियाणा प्रदेश के हर विभाग में करप्शन अपनी चरम सीमा के ऊपर है। देखिए, फरवरी और मार्च के मैं आंकड़े देता हूं जो कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने कलेक्ट किए हैं। 22 मार्च को एक्शन और एक जो है ना ये है अपना एक फार्मासिस्ट है 30,000 10,000 की रिश्वत में गिरफ्तार होते हैं। 11 मार्च को डीडीपी करनाल अरेस्ट होते हैं। 15 मार्च को पटवारी अरेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से जो है ना 25 मार्च को, 2 फरवरी को, 11 मई को हर रोज कहीं ना कहीं अरेस्ट का काम चला हुआ है। ठीक है सर। तो इतना बड़े ठीक है सर, एक स्कैंडल के तरीके पे एक मिनट केशव जी, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, पकड़े भी जा रहे हैं। जब इतने सारे पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है और सरकार इसको रोकने में पूर्ण रूप से विफल है, फेल है। ठीक है, बाकी हमारे साथी ने गिनाए कितने। ठीक है सर, वापस आऊंगा, काफी सारे सवाल हो गए हैं, जवाब लूंगा इनके भी। मैं जवाब लूंगा। एक बार पहले इनिशियल कमेंट्स ले रहा हूं। मैं राजकुमार सिंह जी के पास आता हूं। राजकुमार सिंह जी, तमाम प्रवक्ताओं की बातों का छोटा सा निचोड़ अगर निकाल दें तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर वो ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे तंत्र को नहीं, भ्रष्टाचार के मानस को खत्म करना है, मानसिक स्थिति को खत्म करना है। यानी कि अगर 7-8 साल का कार्यकाल देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नाराज हैं, इस बात से परेशान हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं कि वो तंत्र को खत्म नहीं कर पाए। देखिए, मैं इस ट्वीट को दो तरह से देखता हूँ। एक तो जैसा उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तंत्र को खत्म नहीं करना है, मानव को खत्म करना है, तो एक तो वो ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। साथ ही वो ये बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस ट्वीट के दो अर्थ हैं। उन्होंने क्यों किया है, इसका तात्कालिक कारण क्या है, वो कह पाना मुश्किल है। दूसरा, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए, जो एक भ्रष्टाचार के मामले में धारणा भी हो, सारे जानकार मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो ऊपर से शुरू होती है। अगर शीर्ष से भ्रष्टाचार होगा तो आप उसको नीचे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि मानस को खत्म करना, मानस मतलब नियत, तो राजनीति में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक है नेतृत्व, दूसरा नियत और तीसरी नीतियां। जो आप कह रहे थे कि कोई नियम ऐसा कैसे बन सकता है, तो वो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर नेतृत्व पक्ष साफ है, नेतृत्व की नियत साफ है, तो नीतियां अच्छी बनेंगी। नीतियां अच्छी बनेंगी तो शासन में पारदर्शिता आएगी, सुशासन आएगा, और जब पारदर्शिता आएगी तो भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लग जाता है। मैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, और शायद मुख्यमंत्री के ट्वीट का अर्थ भी यही, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप हरियाणा के संदर्भ में देखें, खासतौर पर कोई भी राज्य का स्वाद नहीं है, हरियाणा में अक्सर चर्चा होती रही कि किस मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामले में किस मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ दिया या क्या नया कीर्तिमान बना दिया। एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री पर 7.5
साल के कार्यकाल में अभी तक कोई सीधा आरोप, कोई संदेह नहीं लगा। और विपक्षी पार्टियां भी स्वीकार कर रही हैं इस बात को, ये बड़ी बात है। जी जी, तो मैं कह रहा हूं ये बड़ी बात इसलिए है कि अगर सरकार का मुखिया ईमानदार भी है, उस पर कोई आरोप नहीं है और वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, ठीक है, तो एक उम्मीद के किरण है कि देर सवेर इससे निजात मिलेगी। तीसरी बात जो अभी एक साथी गिना रहे थे पार्टी प्रवक्ता कि कौन कौन से कांड हुए, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये जितने भी घोटाले हुए या कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले हुए वो सब इसी सरकार के कार्यकाल में पकड़े गए और ज्यादातर मामलों में खुद सरकारी तंत्र ने उनको पकड़ा। इसका मतलब अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो भ्रष्टाचार पर नजर भी है और उसकी रोकथाम के प्रयास भी जारी है। तीसरी बात, जो सरकार ने बायोमेट्रिक शुरू किया या जो ऑनलाइन सर्विसेज शुरू किए हैं या सेवा का अधिकार के कौन सा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये सारे प्रयास उस दिशा में हैं जिससे भ्रष्टाचार की मानसिकता पर गहरी चोट पहुंचती। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, प्रोफेसर साहब से जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, सवाल आपने वैसे लिखे ही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत रेड्डू जी के सवाल के जवाब से करें। उन्होंने कहा कि अकेले सीएम के करप्शन फ्री होने से कुछ नहीं होगा, मंत्री अधिकारी सबको ही एकदम ठीक ठाक नियत से काम करना पड़ेगा। और शायद अगर रिलेट में कर पाऊं मुख्यमंत्री के ट्वीट को, तो उनका भी यही कहना है कि तंत्र नहीं मानस और नियम नहीं नियत। रावल साहब। रेड्डू जी ने बिल्कुल लाजवाब बात कही है और एक वरिष्ठ प्रवक्ता चाहे वो किसी भी पार्टी के हों उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने बहुत बेहतर बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री की जो अकाउंटेबिलिटी है वो केवल अपने तक नहीं है, व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूरी सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। इसको मुख्यमंत्री जी भी और हम सब लोग, भाजपा के लोग भी, पूरी सरकार इस बात को मानती है। हम पूरी इस शिप के जो है, इस शिप के अगर कैप्टन जो है, वी स्विम विद द कैप्टन एंड वी सिंक विद द कैप्टन, तो बिल्कुल ठीक रेड्डू साहब ने कहा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और मैं रेड्डू साहब की बात के अंदर इस बात को जोड़ता हूं कि भगवत गीता के अंदर ये लिखा हुआ है, वर्स 21 चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि whatsoever a highly placed person does the same is done by others as well, whatever standard he sets the people follow। जो भी कार्य उच्च स्थान पर बैठा व्यक्ति करता है उसका अनुसरण नीचे तक होता है। और इसलिए मैं गर्व आज महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसका नेतृत्व जो है इनकरप्टेबल है, जिसको भ्रष्ट कहा ही नहीं जा सकता, विरोधी भी नहीं कह सकते, चाहे मेरा केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे मेरा प्रदेश का नेतृत्व हो। मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूं कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसा है। केवल जी कह रहे हैं कि बोरियों में नोट वाली सरकार है। बहुत ही तार्किक बातें हैं। केवल जी केवल राजनीतिक बात कर रहे हैं आज। केवल जी आज दिल से बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं। वो इस डिबेट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो इस डिबेट में ईमानदारी से सर, केवल जी आपके पास उन्होंने सर गिनवाई, कुछ चीजें गिनवाई। उन्होंने कहा कि एचएसएससी के चेयरमैन को आपने पहले सस्पेंड किया, फिर बहाल कर दिया, अरावली डाडम यमुनानगर में अवैध माइनिंग की गई, जुडिशियल कोर्ट का जज जो है उसे गिरफ्तार किया गया, एग्जाम लीक घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, राइस मिल चावल घोटाला, तकरीबन 8 घोटाले गिनवाए उन्होंने। मैं अब अगर एक विषय का आप कहें, नहीं, उनके एक जो जिनको वो घोटाला बोलते हैं वो दरअसल वो तो जब सोए हुए थे, अगले दिन उन्होंने अखबार में ये पढ़ा कि भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है। जिसको वो घोटाला बोलते हैं वो दरअसल घोटाला न होकर घोटाले पर कार्रवाई है। उनको न्यूज ये पता चली। होता क्या था कि देश के अंदर किस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले होते थे। तो मैं आज की डिबेट को एक अच्छी डिबेट है, एक सामाजिक विषय पर डिबेट है, इसको सामाजिक विषय मानता हूं मैं, इसको सार्थक रखना चाहता हूं, इसलिए कटु नहीं बोलूंगा। और लेकिन जो बातें उन्होंने कही उस पर जरूर आऊंगा। उससे पहले राजकुमार जी की बात पर आना चाहता हूं मैं, अगर आप अनुमति दें तो। राजकुमार जी ने बहुत शानदार बात कही है, सब हम सबके लिए अनुकरणीय बात है। उन्होंने क्या कहा कि तंत्र को नहीं मानस को खत्म करने से वो भावार्थ क्या समझते हैं, वो ये भावार्थ समझते हैं कि इसको समूल नष्ट करना है, और ये एक प्रतिबद्धता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी स्लिप करने वाली, जिसको कहूंगा एक, आप चोटी पर पहुंच जाएं, एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएं और वहां से एक फिसलन वाली जगह हो, तो आप फिसले ना, थोड़ा सा भी अगर फिसले तो आप नीचे तक आ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर एक सरकार बनी थी जो भ्रष्टाचार का विरोध करके उस नाम पे बनी थी, लेकिन जब उन्होंने खुद को थोड़ी सी अलाउंस देने सोचा, कोई नहीं, इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। आज जब देख रहे हैं तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता, आचरणबद्ध भी होता है। तो इसलिए राजकुमार जी की बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियत अच्छी होनी चाहिए। नियत माननीय मुख्यमंत्री जी की कैसी है हम सब जानते हैं, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। हमारा नेतृत्व, चाहे मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे मनोहर लाल जी का नेतृत्व कैसा है, सारा प्रदेश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है और उसी के आधार पर हमारी बनी हुई नीतियां हैं। हम एक एक नीति ऐसी बनाते हैं कि हम तो छोड़ो, कभी हमारे बाद भी किसी को अवसर मिलेगा वो भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। हम सिस्टम्स को प्लेस करने में विश्वास रखते हैं। हमने ये कहा कि भाई हम कोई लचीला रूप नहीं रखेंगे, डिस्क्रिटरी पावर ही नहीं रखेंगे। शुरू में कुछ लोगों ने भड़काने का प्रयास किया, अगर कोई और कुछ कहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए जी। हम शुरू में कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने भी विरोध किया, ऐसा नहीं हुआ। आज मैं डिबेट में बैठकर कह रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मनोहर लाल जी ने समझाया 5 वर्ष के लिए अवसर मिला है, हरियाणा की जनता ने 5 वर्ष के लिए अवसर दिया है, मैं इस प्रदेश की 35 वर्ष तक का भविष्य खराब नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। और कार्यकर्ताओं को कहा, बहुत सारे लोग हमें आकर कहा करते थे, आपकी डिबेट में हमारे विपक्षी कहा करते थे, अरे बस्ता ठानिया नहीं मिलेगा, यानी आपके बूथ खाली हो जाएंगे। हुआ क्या हुआ? इसका उलट। भ्रष्टाचार के प्लैंक पर हमने चुनाव लड़े और लोकसभा के अंदर 10 में से 10 सीटें आई। विधानसभा के अंदर कुछ इस प्रकार के सामाजिक गठजोड़ बन गए जिस कारण से हमारी सीटें कुछ कम रह गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हमने अपनी सरकार रिपीट की। अब बहुत जल्दी से जो केवल जी ने कहा है, केवल जी को थोड़ा सा भीतर झांकना चाहिए। आज कांग्रेस जो है करप्शन का प्राय हो चुकी है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको पहले कहा जाता था, वो आज आई नीड कमीशन बन चुकी है। जिस प्रकार से AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिसको पहले कहा जाता था, वो आज बन गई है ऑल इंडिया करप्शन कमेटी। आपका नेतृत्व जो है, आपके सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी दोनों जमानत पर रिहा हैं। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके हरियाणा के अंदर कमान आ गए, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं केशव जी, केवल जी भी कुछ बोलना चाहते होंगे। आप जिनके आप नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं केवल जी, वो भी जमानत पर हैं। आप किस प्रकार से मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं? आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेसी अगर खड़ा होकर कहे कि भाई हम लोग ईमानदार और भाजपा भ्रष्ट, इन पर हंसेंगे लोग, इन पर हंसेंगे लोग, इनकी कोई बात नहीं स्वीकार। मैं केवल जी के पास आ रहा हूं सीधा। केवल जी रखिए अपनी बात। देखिए, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार आई, 8 साल हो गए। 8 साल में लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद माइनिंग करते रहे, और अभी जब पहाड़ गिर गए और वहां पे जजों ने इनकी खिंचाई करी कोर्ट के अंदर कि ये अवैध माइनिंग क्यों हो रही थी, तो ये कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार पे नकेल डाली। अरे भाई साहब, 14 से लेकर 22 तक नकेल कब डाली? 8 साल तो भ्रष्टाचार की हदें पार करते रहे, सारी माइनिंग लगातार करते रहे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई थी। उसके बावजूद जो है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ये कौन से भ्रष्टाचारी वहां पे माइनिंग कर रहे थे? वो सरकार की आंख नाक के नीचे कर रहे थे। और अब इनको समझ आई जब कोर्ट ने इनको लताड़ा, तो ये कहते हैं हमने इसके ऊपर रोक लगाई है। देखिए कैसे रोक लगाने वाले आदमी है। दूसरे समझे, जो चावल घोटाला हुआ था, बीजेपी ने एक आदमी को अपने पीठ के ऊपर जो बिठा के सरकार बनाई है, वो है जेजेपी। जेजेपी ऐसी पार्टी है जिसके पास 11 डिपार्टमेंट दे रखे थे। उन 11 डिपार्टमेंट लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, और वो करते जा रहे हैं। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री देख के भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मतलब ये है कि कार्रवाई की तो सरकार गिरी, क्योंकि सरकार के पास पूरा मैंडेट है नहीं। इसलिए ये भ्रष्टाचारी लगातार 8 साल से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, और सरकार की अब लोगों की आंखों में कांग्रेस की धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होता। लगातार भ्रष्टाचार, मैंने आपको मामले गिनाए, एक का भी जवाब ये नहीं दे पाए। राइस घोटाला इतना बड़ा घोटाला था, कभी उनकी पैडी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। केवल जी, मैं वैसे रोकना नहीं चाह रहा था। 5 बार जांच होती है पैडी की, 5 बार जांच होती है पैडी की, और उसके बाद उनके मामले सेटल कर दिए जाते हैं। वो किस मामले में सेटल कर दिए गए, क्या उसके पीछे पैसे लगे, कितना खर्चा पर्चा हुआ, ये सारे दुनिया को पता है, हरियाणा के लोगों को पता है, और राइस मिलर को भी पता है कितनी खर्ची पर्ची हुई। केवल जी, जिस तरह से शराब घोटाला हुआ, एक्साइज की शराब, वहां से उनके जो एक्साइज की जो गोडाउनों के अंदर शराब थी, वो कोरोना काल के अंदर गायब कर दी गई, उसके अंदर SCT बिठाई गई। SIT ने आज तक ये नहीं बता पाए कि चोर कौन थे। केवल जी सुनिए तो सही,
मैं वैसे रोकना नहीं चाह रहा था सर, बड़ी सार्थक हमारी डिबेट चल रही है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक का जवाब अगर हम ले लेंगे पॉइंट वाइज, तो आप भी उसको काउंटर कर पाएंगे, विदु जी भी जवाब दे पाएंगे और रेडू साहब भी। बिल्कुल, आप लीजिए जवाब। मैंने तीन चार सवाल पूछ लिए। ठीक है, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा, दोबारा रिपीट कराऊंगा सवाल, लेकिन सवाल नंबर 1 का मैं जवाब लेता हूं पहले रावल साहब से, जो आपने अवैध माइनिंग को लेकर पूछा है। रावल साहब, टू द पॉइंट जवाब, टू द पॉइंट। देखिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा जी, और आपके दर्शक समझेंगे। देखिए, जब भ्रष्टाचार होगा तो इसका मतलब सरकारी रेवेन्यू कम हो जाना चाहिए। सरकारी रेवेन्यू से भ्रष्टाचार आमतौर पर हुआ करता है। तो मैं बता देता हूं, मेरे पास आंकड़ा है, 1267 करोड़ जो है रेवेन्यू के रूप में माइनिंग डिपार्टमेंट ने जनरेट किए हुड्डा साहब की सरकार, जो 2005 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक थी। उन 10 सालों में 1267 करोड़ रुपए, और हमने पिछले 7 सालों में 6875 करोड़ रुपए, यानी 5.5 गुना ज्यादा हमने रेवेन्यू जनरेट किया। अब अगर रेवेन्यू जनरेट ज्यादा कर रहे हैं तो कोई भी आपको, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बता देगा। हाँ, जिसको शौक है भ्रष्टाचार चिल्लाने का, उसकी बात। अब दूसरी बात इन्होंने इसी में माइनिंग में जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए हुए थे। भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन फंस गए अपनी बात में, कहते हो। इसलिए कहते हैं ना भाई, घनी सियाणी 2 बार हुआ है लेकिन भूखी सोया है। अपने यहां पर हमने आकर हमारे कार्य को देखते हुए, जो हुड्डा सरकार के दौरान बंद हुए माइनिंग के घाट थे, उन घाटों को खोला गया। मैं एक के बाद एक घाट का नाम ले सकता हूं, आपके पास पड़ा हुआ डाटा साहब। हम तैयारी के साथ आया करते हैं, हमारे साथ झूठ नहीं चला करता। मैं आपको बता देता हूं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टास्क फोर्स जनरेट की, और वो टास्क फोर्स सवाल करना चाहता हूं। सुनिए, मैं ले लेता हूं काउंटर सवाल। एक्सएसआईडीसी माइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक्सएसआईडीसी अरावली माइनिंग की बात कर रहा हूं, गार्डन। मेरे को उस बात का जवाब दीजिए। एक्सएसआईडीसी के पास ठेका था माइनिंग का, और देखिए, मैं एज अ होल माइनिंग की बात कर रहा हूं। माननीय, एक मिनट सुनिए, जो एक्सएसआईडीसी का ठेका था उसको बंद करके कौन लोग अवैध माइनिंग कर रहे थे वहां पे, ये पूछ रहा हूं आपसे। इस बात का जवाब दीजिए। कौन लोग अवैध माइनिंग कर रहे थे एक्सएसआईडीसी को बंद करके, और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद? वो आपने पूछा, मैं बता देता हूं। केवल जी, आपने पूछ लिया, मैं बता देता हूं साहब, बताइए। देखिए, हरियाणा के अंदर जो माइनिंग के क्षेत्र हैं, ये अरावली हिल्स हैं जो साउथ में है, और इसी प्रकार से नॉर्थ के अंदर शिवालिक हिल्स हैं, और ईस्टर्न हरियाणा के अंदर जो यमुना की बेल्ट है, वो एक अपनी वहां पर माइनिंग होती है। मैं आपको पर ईयर पिछले 3 साल का आपको यह आंकड़ा दे देता हूं कि हमने 2020 में 438 व्हीकल्स को सीज किया, माइनिंग वाले व्हीकल्स को सीज किया, और 2,43,180 करोड़ रुपए। अवैध माइनिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तभी तो मानस को नष्ट करना है ना, कांग्रेसी लोग कर रहे थे। बताइए, केवल जी, तो वही रहा हूं, अवैध माइनिंग हो रही थी या नहीं हो रही? मैं चुप हो जाता हूं। आपने कहा व्हीकल सीज किए, तो खाली व्हीकल सीज? अरे रोक रहे थे, हम रोक रहे थे। आप साल से रोक रहे हो। अभी ये सतयुग और द्वापर युग नहीं आया, हम प्रयासरत हैं, और वो किसके इशारे पर हो रही थी माइनिंग? द्वापर युग को लाने के लिए इशारे पर हो रही थी? केवल जी कौन से लेकर आएंगे? मोटे आदमी इन्वॉल्व थे। केवल जी, मेरे को मालूम है कौन से इन्वॉल्व थे। आप बता दीजिए, मोटे लोग आप बता दीजिए, आपको मालूम है, आप बता दीजिए, वो काउंटर कर देंगे उस बात का। फिर जो मंत्री लेवल के लोग हैं सारे इन्वॉल्व थे बीजेपी के। मैं बता रहा हूँ, अब आप समझ लीजिए। नाम बताओ। बीजेपी के मंत्री लेवल के लोग इसी माइनिंग में मानहानि का केस करेंगे अगर झूठा निकला तो। बिना सबूत के नाम लोगे तो मानहानि का केस करेंगे। वही लोग। केवल जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मंत्री लेवल के लोग थे, या आप नाम बताओ, या आपके पास सबूत है उस बात के? आप सबूत दीजिए सर। देखिए, अगर इसके घोटाले की जांच होगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ निकलेंगे। अब बड़े बड़े मगरमच्छ तो निकलेंगे, वो भी कह रहे हैं। तो आपको किसने कह दिया? जब जांच नहीं हुई ना, जांच रिपोर्ट नहीं, जांच होती तो नियत और नीति साफ हो जाती। केशव जी, ऐसे तो डिबेट कहीं नहीं जा पाएगी। अभी सीबीआई की जांच कराए, जुडिशियल लेवल की जांच कराए, पानी का पानी हो जाएगा। अरे आपने सीबीआई की जांच कराई ना, उत्तर आप पे सीबीआई पर यकीन करते हो तो आप सीबीआई को यकीन करते हो ना? सीबीआई को दे दोगे? सर मैं जवाब ले रहा हूँ, सर मैं जवाब ले रहा हूँ। सीबीआई को क्या कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। केशव जी, एक बार इनसे पूछना, ये सीबीआई पर यकीन करते हैं क्या? सीबीआई पर यकीन करते हैं क्या? करता हूँ। अच्छा, तो अब
अब लिख के दे दूं सीबीआई आपको। जिस पे आप यकीन करते हैं, मैं भी तो दे दीजिए ना अरे आप। सुन तो लो, मैं मांग कर रहा हूँ, हाँ, आप दे लिख कर दीजिए दे, कि- कितना आप लिखो, इतना आप मेरी सामने बात कोई सुनो। दिया सीबीआई को हाँ, आगे? सुनिए तो कुछ सही। नहीं मैंने हाँ, आठ सुन तो घोटाले लो। गिनाए, आप खाना आपने में एक अरे भी रुक केस तो सीबीआई जाओ, को दिया? डिबेट कर रहे हैं। सीबीआई के पास कुछ केवल केस हैं। कमाल है। आप बता दीजिए कौन सा केस सीबीआई को दिया आपने? केशव जी, इन्होंने भूपेंद्र बहुत सिंह हुड्डा को महत्वपूर्ण छोड़ बात के। अरे केवल जी रुक जाइए। आप चुप हो जाएंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूं। चुप हो जाएं आप, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए सर। आपने क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप सीबीआई पर पूरा विश्वास करते हैं, आपने कहा ना, तो उसी सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एजीएल के मामले में सिर्फ एफआईआर नहीं की, अपनी फाइंडिंग में चार्जशीट जमा कर रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी है। अब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो नहीं चलेगा, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो नहीं चलेगा। अब बोलिए, अगर सीबीआई का ठीक है, अगर सीबीआई ठीक है ना, ठीक है, फाइनिंग का हो गया सर। नहीं मीठा मीठा गप कड़वा माइनिंग के लिए कड़वा आप तो नहीं चलेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। बताइए कौन सा दिया सीबीआई को केस? 8 साल में 8 घोटाले गिनाए, कौन सा सीबीआई को केस दिया? नहीं, आपके कहने से, अरे सीबीआई के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपके जो आरोपों के अलावा सीबीआई के पास काम है। हमने जो सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, एजीएल वाला मामला, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीबीआई को दोषी माना है। एक भी आप सीबीआई को दिया कीजिए होगा अपना केस, हुड्डा को सजा होने दीजिए, अरे हुड्डा को भूपेंद्र सजा हुड्डा नहीं को सकते सजा आप, होने दीजिए। क्योंकि सीबीआई कोई को गलती ठीक है, नहीं आपने कर बताया रखी। अभी भी। हुड्डा अरे साहब ने सीबीआई कोई ने तो गलती उनको नहीं कर रखी, इंडाइट आप किया सजा है। हो नहीं सकती। सीबीआई की हुड्डा साहब को आप इन्वेस्टिगेशन में ले भूपेंद्र ये हुड्डा को लोग इंडाइट किया है, आप इंडाइट कुछ किया नहीं है। कर सकते। बार बार कह रहा हूँ, केवल जी छोड़ फंस गए दीजिए आप फंस गए। आपने इन आठ इसलिए मैं मामलों बार में बार किसके मैं आपको कितनी यही तो कह रहा सीबीआई जांच हूँ, करी है? हरियाणवी में एक कहावत है, हमारे हरियाणा में कहावत है, घड़ी सियाणी दो बार कुआ लेकिन भूखी सोवा है। आपने दो, यू आर टू क्लेवर बाय हार्ट, यू आर टू क्लेवर बाय हार्ट। फालतू की बातें टीवी पे करते हो। एक मुद्दे पर नहीं रुकेंगे, हम एक मुद्दे पर भ्रष्टाचारी लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिनकी मैं रेडू साहब नीति के में पास भ्रष्टाचार है, वो लोग ठीक है कहते हैं। केवल जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूँ। रेडू साहब रखिए अपनी बात, बोल रहे हैं आप कुछ। केशव जी, ऐसा लगता है कि डिबेट बीजेपी और कांग्रेस की बनके रह जाती है और हम बैठे बैठे सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नहीं सर, आप जहां इंटरप्ट करेंगे मैं जरूर आऊंगा आपके पास। ये बात कर रहे हैं सारे के सारे, हाँ नहीं मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों आपने सुना नहीं होगा। देखिए, जहां तक ये कहते हैं मैं इस उलझन में नहीं जाता, जो केवल जी ने बात कही है, ये बेशक विधु जी ना माने, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जांच पूर्ण रूप से नहीं की जाती और उनको दबाया जाता है और ये सारे के सारे घोटाले होते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल जी की सारी बातों को सेकंड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज तक जहां तक मेरी नॉलेज में है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे और अभी मनोहर लाल जी खट्टर। यह 3 मुख्यमंत्रियों की यदि मैं बात करूं, बेशक ओम प्रकाश जी चौटाला को जेल हुई हो 10 साल की, वो कैसे हुई कैसे नहीं उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार नाम का कोई भी सीधा आरोप नहीं है। मनोहर लाल के ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, परंतु हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का मुकदमा भी है, केस भी है और वो चल भी रहा है। देखिए, दूसरी बात जो सीएम ने कही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नियम से नहीं नीयत से रुकेगा भ्रष्टाचार, इसमें कोई संदेह नहीं। मानस को अगर मुख्यमंत्री जी बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा मुख्यमंत्री जी का। लेकिन आज तक केशव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल प्रवक्ता को नहीं बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट को सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। देखिए, आप तहसील में जाइए, आप एसडीएम ऑफिस में जाइए, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, वहां पर ऐसी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज के लिए बड़ी बड़ी रकम भ्रष्टाचार के रूप में मांगी जाती है, जिनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं, जितनी आप फॉर्मेलिटीज लागू करेंगे उतना ही भ्रष्टाचार फैलेगा। यदि फॉर्मेलिटीज कम होगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। मुख्यमंत्री की नीयत डिजिटलाइजेशन समाधान है, अगर सही है तो बस की सवारियों की रेडू साहब, ये बहुत वैलिड और बहुत वाजिब पॉइंट आपने उठाया है। मैं चाहूंगा आप ही थोड़ा सा इस पर और बताएं। देखिए, भ्रष्टाचार का भी मैं कैटेगराइजेशन करूं तो एक माइक्रो लेवल का करप्शन कह सकते हैं और एक मेन स्ट्रीम करप्शन आप कह सकते हैं। जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल का करप्शन है, जिसमें बड़े अधिकारियों का या बड़े रकम का लेना देना नहीं होता है, बहुत छोटे लेवल पर छोटी रकम का वो करप्शन होता है। उसके लिए डिजिटलाइजेशन एक जरिया हो सकता है। जी जी,
नहीं केशव जी, डिजिटलाइजेशन भी इसका जरिया तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर मैं मुख्यमंत्री जी की बात को रिपीट करना चाहूंगा कि नियत अगर मानस की बदल जाए तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, और वहां तक कोई भी सरकार आज तक नहीं पहुंची है। जो माइक्रो भ्रष्टाचार, माइक्रो करप्शन की केशव जी आप बात कर रहे हैं, नो डाउट कि माइक्रो करप्शन बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर चल रहा है। हम लोकल आदमी हैं, हमें हर जगह काम होता है, तहसील में भी काम होता है, एसडीएम ऑफिस, डीजीपी, हर जगह काम होता है। हम जो वहां पर जाते हैं, हम देखिए, बिल्कुल मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूं केशव जी, हम एजेंट का सहारा लेते हैं। एजेंट का सहारा हम क्यों लेते हैं? हर व्यक्ति आज एजेंट के सारे काम करवाने का काम करता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो कर्मचारी से मिलता है तो कर्मचारी उसमें 50 फॉर्मेलिटीज गिना देता है जो पूरी नहीं हो सकती है, और एजेंट 2-4 फॉर्मेलिटी में वो काम करवा करके दे देता है। और जब वो बात होती है बड़े लेवल पर, या कोई मेरे जैसा व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति, वो जाकर के पूछे कि भाई इस काम में क्या दिक्कत है, आप क्यों मैं इसके लिए रिश्वत दूं, या मैं क्यों इसके लिए पैसा दूंगा, क्यों मैं एजेंट के पास जाऊंगा, तो केशव जी मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा, और हरियाणा प्रदेश भी आपका एहसान मानेगा। अगर इस माइक्रो लेवल के करप्शन को उठाया जाए तो आप कहोगे कि हर कुछ ही जो ना डिग चुका है अपने स्थान से, कोई अपने स्थान पर नहीं बैठा है। और जो कर्मचारी इस तरह का काम करता है, उसमें अधिकारी की शह होती है, और वो खुले तौर पर भी कहते हैं कि हमें ऊपर अधिकारी को देना होता है, और अधिकारी कहता है मुझे मंत्री को देना होता है, और मंत्री कहता है कि हम अपने खर्च कैसे चलाएं। ये माइक्रो करप्शन ही बिग करप्शन है, और माइक्रो से ही बिग जाता है। पहले ऊपर से नीचे करप्शन आते थे, लेकिन नीचे से ऊपर भी जाते हैं, दोनों ही वेव चले हुए हैं। मैं जवाब लूंगा। मैं राजकुमार सिंह जी के पास आ रहा हूं। राजकुमार सिंह जी, जो बात कही जा रही है, चाहे उसमें माइक्रो करप्शन आ गया या बड़े बड़े घोटाले क्यों ना आ गए, एक ब्यूरोक्रेसी का तंत्र ऐसा है कि सरकारें तो 5 साल के कार्यकाल के बाद बदल जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है, रहती है, चलती रहती है। जो मानस की बात कर रहे हैं, जो तंत्र की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा रूप भी है और चैलेंज, चुनौती भी है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमें ये मानना चाहिए कि हम हमारे देश को सिस्टम रन करता है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का योगदान नीतियां बनाने तक सीमित है। उन नीतियों पर अमल का जो काम है, या रोजमर्रा के जो काम काज है सिस्टम के, वो एक बना बनाया सिस्टम काम करता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि तंत्र से काम नहीं चलेगा, जो मानस है, जो तंत्र पर हावी है, उसको बदलना पड़ेगा। मानस कैसे बदलेगा? मैं थोड़ा उल्टी शुरुआत करता हूँ, आखिर वाले पॉइंट को पहले आता हूँ। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है? किसी दूसरे लोग से तो आए नहीं है, इसी लोग के लोग हैं। अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में, चाहे ऊपर के लेवल पे हो या नीचे के लोग हो, काम करने वाले लोग कौन है? हरियाणा के लोग हैं। तो लोग भी तो अपने आप को बदले। मुझे देना पड़े तो भ्रष्टाचार है, मुझे मिल रहा है तो सुविधा स्वरूप है। ये दोहरी जो मानसिकता है, दोहरे मानदंड है, वो बदलने होंगे। मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री जब मानस को बदलने की बात कर रहे हैं तो शायद उनका आंसर ये भी रहा होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार एक होता है राजनीतिक नेतृत्व के लेवल पर, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर, जो पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होता है। पॉलिसीज ऐसी बनती है जो कुछ तत्वों को, कुछ घरानों को फायदा पहुंचाती है। निश्चित रूप से वो भी खतरनाक है, लेकिन जो माइक्रो लेवल के भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर, उसको खत्म करना इसलिए जरूरी है कि आम आदमी सबसे ज्यादा उसी से पीड़ित होता है, उसी से प्रभावित होता है। और ये बात सही है कि उस भ्रष्टाचार पे अभी उतनी चोट नहीं हो पाई है जितनी अपेक्षित है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी नीतियां भी ठीक होंगी। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप? पारदर्शिता लाइए सिस्टम में, ऑनलाइन कर दीजिए सर्विसेज को। बहुत सारी सर्विसेज हो गई हरियाणा में, टाइम फ्रेम के अंदर काम होना चाहिए। सेवा का अधिकार दे दिया, उसके दायरे में लगभग 2 दर्जन करीब सेवाएं हैं। तो अगर टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा तो कर्मचारी के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है किसी फाइल को रोकने का या लटकाने का। तीसरी बात, जो भी चर्चा हो रही थी, माइनिंग में भ्रष्टाचार हुआ, शराब घोटाला हुआ, तहसील में है, रजिस्ट्री में है। मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर जेजेपी से कोई प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर होता, कि शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में, वो दोनों जेजेपी के कोटे के मंत्रालय हैं, उनके पास है, वो बेहतर जवाब दे पाते। लेकिन मैं एक बात जो कहूँगा नीतिगत तौर पर, वो ये कि ये किसी ने दावा नहीं किया, स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नहीं किया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार है, अभी कार्रवाई हो रही है,
सवाल ये है सरकार की मंशा एक्शन की है या प्रोटेक्शन की है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि अभी मनोहर सरकार को 7.5 साल हो गए, इससे पहले 10 साल भी सरकार रह रही है। और अगर हम केंद्र की बात करें तो लगभग 4 दशक तक एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा। तो क्या कोई दल दावा कर सकता है कि उसने अपने शासन काल में भ्रष्टाचार का समूल नाश कर दिया था? ठीक है, ये संभव नहीं है। आपका काम है, प्रयास करें, नीति आपकी साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करिए, नतीजा निकलेगा। यही मेरा अगला सवाल भी था। मैं रावल साहब आपसे पूछ रहा हूं, केवल जी भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। रावल साहब, जिस तरह से वो एक आइडियल गैस होती है कि वो हल्की हो, कंबस्टिबल हो, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या करप्शन फ्री सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी तो है, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है? इतनी गहराई से भ्रष्टाचार हमारे अंदर घुला मिला है, सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन यही तो चैलेंज है केशव जी, जिसको हमने हंसी हंसी स्वीकार किया है और इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये जो आपने कैलोरीफिक वैल्यू का एक एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम व्हाट डू वी वांट टू स्ट्राइव, हम क्या करना चाहते हैं? हम आदर्शता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम जो सबसे आइडियल वैल्यू है उस तरफ जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सब प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए जो है जब यहाँ पर जो तटस्थ व्यक्ति हैं राजकुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि भाई जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से या प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से, यानी नेतृत्व की तरफ से जब एक सिंपल सा साइन मिलता है कि भाई देयर इज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन, तो एक ये मैसेज बहुत जल्दी नीचे तक पहुंचता है। ये बिल्कुल ठीक है कि जो माइक्रो लेवल की करप्शन है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज बनाने की बात है उन पॉलिसीज की भी चर्चा करनी चाहिए। अगर नहीं की तो शायद केवल जी नहीं शांत हो पाएंगे, इसलिए उनको आईना दिखाना भी आवश्यक है। उनके समय जो है जब वो आकर एक प्रदेश के बड़े, उनके सरकार के, राष्ट्रीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के बड़े मंत्री आकर कहते थे कि जीरो लॉस हुआ है, एक जीरो लॉस थ्योरी दे दी पूरे हिंदुस्तान को थोड़े दिन तक बहकाने के लिए। और जब हम सरकार में आए, हमने कोयले की उन खदानों का जब दोबारा से आवंटन किया तो 126 में से केवल 36 खदानों में से 20 लाख करोड़ रुपए हमने 20,000 करोड़ रुपए, माफी चाहूंगा मैं, 20,000 करोड़ का दोबारा रेवेन्यू मिला। तो वो जीरो लॉस थ्योरी तो जीरो हो गई बिल्कुल ही। तो इसलिए जब बार बार कहते हैं, जिस प्रकार से सेवा के अधिकार की बार बार चर्चा होनी चाहिए। एक पार्टी जो बनी थी, एक मूवमेंट से एक पार्टी बनी, उन्होंने कहा कि हम जन लोकपाल लेकर आएंगे, आज तक नहीं लेकर आ पाए। उसी दौरान वो कहते थे कि हम सिटीजन चार्टर लेकर आएंगे। सिटीजन चार्टर क्या होगा कि हर काम का हम निर्धारण करेंगे कितने समय में हो पाए। दिल्ली नहीं कर पाया, उनकी सरकार बन गई, 3 बार केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हरियाणा के अंदर हमने इसको करके दिखाया। हमने जो 2 दर्जन 24-25 सेवाएं जो हम दे रहे हैं और इन सेवाओं को बढ़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम घर पर बैठकर हर व्यक्ति को केवल एक कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर एक क्लिक करने पर उसको जो है कहीं से प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। हम जो पीपीपी जो है, हमारा परिवार पहचान पत्र है, जिसमें एक कार्ड में सभी के सभी विवरण जो है आएंगे, कुछ और आवश्यकता ही नहीं है। केवल आदमी को अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना पासवर्ड डालना और जो मर्जी सर्टिफिकेट निकाले, इनकम सर्टिफिकेट निकालना 1 सेकंड के अंदर निकाल सकता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकालना 1 सेकंड के अंदर निकाल सकता है। इसी प्रकार अपने परिवार के किसी जन्म या मृत्यु का सर्टिफिकेट 1 सेकंड के अंदर निकाल सकता है। यही तो है बात। और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को मोड़ दिया राजकुमार जी ने, एक्शन वर्सेस प्रोटेक्शन। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री, हरियाणा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री के शासनकाल में काम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी गली में खड़ा हुआ लोग जो है वो आपको आश्वस्त कर देंगे कि भाई मेरा मुख्यमंत्री जो है ईमानदार है, इनकरप्टिबल है। हम एक ऐसे दौर से निकले हैं जब लोग मुख्यमंत्री के घरों से निकला करते थे बाहर, और बाहर खड़े गाड़ी में बैठकर लोगों को क्या कहते थे, मुख्यमंत्री के घर से आए और डील कर आए हैं। इस प्रकार के मुख्यमंत्री भी हरियाणा ने देखे हैं। लेकिन अब जो है कुछ स्वर्गवासी हैं, कुछ अभी जीवित हैं, तो उन पर अधिक चर्चा नहीं करते। हर मुख्यमंत्री मेरे लिए सम्मानित है। 1-2 बातें और महत्वपूर्ण हुई हैं जो अगर आप मुझे समय दे तो मैं पूरी कर दूं। जल्दी से फिनिश कीजिए सर, क्योंकि तो केवल जी नियम नहीं नियत से रुकेगा, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने केवल जी की बात कर लेते हैं सीधा ही। केवल जी ने कहा कि कांग्रेस की धूल दिखाकर लोगों को गुमराह करें। कांग्रेस, केवल जी जो है बड़े अच्छे से मानते हैं, इसमें उनकी स्वीकार्यता है। और आज वो भी एक बार ईमानदार वो भी हो गए जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धूल दिखाकर लोगों को गुमराह करें। यानी कांग्रेस की धूल, लोग ये मानते हैं, जनमानस ये मानता है, ये मानस में बैठी हुई विषय है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन है।
तभी तो ये कह रहे हैं कि हमारा करप्शन दिखाकर, हमारी धूल दिखाकर, यानी कांग्रेस, उनका ये स्वीकार्यता का मैं मानता हूं और अच्छी, मैं उनको बधाई देता हूं कि इसी डिबेट के अंदर उन्होंने स्वीकार किया। रही बात वो जो घोटालों का नाम लेते हैं, साहब घोटाले नहीं है वो घोटालों पर कार्रवाई है जिनका आपको पता चला। आप तो सो रहे थे। और किसने इन पर कार्रवाई की? हमारी एजेंसियों ने, मुख्यमंत्री जी की, सीएम की फ्लाइंग स्क्वाड ने कार्रवाइयां की हैं इन पर, जिनका आपको अगले दिन अखबार में देखकर पता चला। हम क्या, आपके समय क्या हुआ करता था कि भाजपा के नेता किरीट सोमैया जाकर 2-2 साल तक केस लड़ा करते थे, कोर्ट से आदेश आता था, तब भी मनमोहन सिंह जी कहते थे कि ए राजा के तो मैं व्यक्तिगत गारंटी ले सकता हूं, मैं तो व्यक्तिगत गारंटी ले सकता हूं कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ। देखिए, मतलब थोड़ा सा इसको कंटेक्स्ट में रख के देखिए। आप लोग जो है भ्रष्टाचार के प्लैंक में, कांग्रेस है चाहे और विपक्षी दल है, ये बड़े कमजोर हैं, इस प्लैंक में नहीं जीत पाएंगे भाजपा से। आम जन मानता है कि भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी है, मन से भी और मानस से भी। ठीक है, केवल जी। भाषण देने से कुछ नहीं होगा। असल में इन्होंने कितनी, जो मैंने 8 बातें रखी, कितनी सीबीआई जांचें खोली, ये बात बतानी चाहिए थी इनको, अभी नहीं बताया। चलो शायद हो सकता है अगली डिबेट जब आप चल रही है ना सीबीआई को तो मान लो पहले। जो मैंने सवाल इनसे पूछा उसके भी देखिए, आप बीच में ना बोले, आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। केवल जी, मैं पूछ रहा हूं, और जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने, मैंने कांग्रेस की भूल कह दिया। देखिए, मैंने कोई कांग्रेस की भूल नहीं कहा, इनको वर्ड कान में सुन नहीं रहे। मैंने ये कहा कि जो कांग्रेस के ऊपर आपने जांचें खोली हैं, ये 8 जांचों में आपने कितनी सीबीआई जांचें खोली है? आपने उस पर आपने एक भी जांच नहीं खोली, क्योंकि आप लोगों की नीयत और नीति साफ नहीं है। झूठे लोग हो, झूठ का काम करते हो, दूसरे के ऊपर करते हो। जिस समय हमारी सरकार आएगी, सारी जांचें आपकी खोल देंगे, चिंता मत कीजिए आप। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो खट्टर साहब अपने आप को खुले बन रहे हैं ना, मेरे पास एक आंकड़ा है उनका, कितनी ठगियां, कितनी चोरियां स्टेट के अंदर हुई है, कितने पैसों का दुरुपयोग किया है, कितनी जमीनों का दुरुपयोग किया इस सरकार ने। मेरे पास सारे तथ्य, मेरे पास सारे तथ्य हैं। केस कर देंगे आप लोगों को ये बता दूं, मानहानि आप कर लेना मेरे। तथ्य रख दो यहाँ पर सामने, अगर तथ्य झूठे हुए तो मानहानि का केस होगा। अरे सुन लीजिए, तथ्य रख दो यहाँ पर टीवी डिबेट पर, कागजों का तथ्य रख दो, नहीं तो अगर झूठे मिले तो मानहानि का केस होगा। मैं दायर करूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं दायर करूंगा, मैं वकील भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैं दायर करूंगा। एक भी तथ्य झूठा हुआ तो केस दर्ज करूंगा। मैंने लॉ की हुई है, मुझे पता है कौन सी मानहानि कौन सी। अच्छा बताओ फिर, आप लोगों की नहीं, केवल डराओ ना भाई, बताओ ना थोड़ा, एक मानहानि आप आ लेना, मानहानि कर लेना मेरे पे। आप कहानियां कर रहे हो, बताओ, उजागर करो। मैं बता रहा हूँ, अरे डराते क्यों? सरकार ने फैला रखी है प्रदेश के अंदर, उतनी सरकार, जितने घोटाले इस सरकार ने किए, एक एक घोटाले का बदला लेंगे, ये भी बता रहा हूँ। आप कहते हो ना बदला बदली की सरकार नहीं है, आप लोग कहते हो ना कि बदला के ऊपर बदला लेंगे, बदला लेंगे। आपको हम घोटालों की सारी जांच के स्कोप में खोलेंगे और सारी जांचें पता लगेगी कितने घोटाले सरकार में आपने रहते हुए किए। एक एक केवल जी कुछ गलतियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बदला लेंगे, बदला कैसे लेंगे? मतलब बदला लेने के लिए क्या करेंगे? जिस तरह से यानी झूठे मामले बनाएंगे, या जिनको आप भ्रष्टाचार मानते हैं उससे बड़ा भ्रष्टाचार करके दिखाएंगे, क्या करेंगे? बगैर पत्थर के खोलिए, जिस तरह से आपने हुड्डा साहब के गए। केवल जी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक तथ्य तो बता दीजिए। केवल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने सर 8-9 घोटाले मुझे गिनवाइए। आप मुझे इन घोटालों में से एक उस घोटाले का नाम बताइए जिसका पर्दाफाश विपक्ष के सवाल उठाने के बाद हुआ हो। एक घोटाले का नाम देखिए, नहीं नाम बताइए सर, देखिए वैसे नहीं। सुन तो लीजिए, मैंने जो घोटाले बताए हैं, 8 की जांच सीबीआई को दे दे, 8 के अंदर फंस जाएंगे। केवल जी ना, अब मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र जांच एजेंसी मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। सर केवल जी, आप मुझे एक घोटाले का नाम बताइए जिसका खुलासा विपक्ष के सवाल उठाने के बाद हुआ हो, केवल एक घोटाला। देखिए, राइस घोटाला जो था, हमने बड़ी आवाज उठाई कि पैडी मिलर्स को दी गई, और उसके बाद भी हमने बड़ी बार आवाज उठाई, और उसके बाद इन्होंने उसकी जांच दी। अनियमितताओं का पता चलने के बाद हुड्डा साहब ने कहा, रोकिए मत, मैं गलत बोलेंगे तो मैं रोकूंगा सर, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, 5 बार, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। आप गलत बोलेंगे मैं रोकूंगा। मैं और सवाल कर लेता हूँ, आप क्यों गर्म हो रहे हैं बेवजह में? सर सवाल ही तो कर रहा हूँ मैं, अब गर्म हो जाते हैं। साहब ऐसे थोड़ा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ
कि राइस घोटाले के अंदर कितनी बार से इन्होंने पीके दास जी ने कितनी बार जांच खोली, ये बता दीजिए। चलो आप, जो मिलर्स थे उनको पैडी कम आई, कितनी बार जांच खोली, कितनी बार जांच की पैडी की इन्होंने, चलो आप बता दीजिए कैसे। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार दो अलग अलग चीजें हैं। आप चतुराई के साथ उसे मिक्स ऐसे अनियमितताएं नहीं थी वो, अनियमितताएं अगर पैडी कम पाई जाती है, अगर पैडी कम पाई जाती है तो अनियमितता में गिन लो, भ्रष्टाचार में गिन लो। अगर भर्ती होती है पुलिस, एक मिनट, पुलिस की भर्ती होती है उसमें, एक सेकंड सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए। पुलिस की भर्ती होती है, 10,000 पुलिस के पर्सन लगने, 5 लाख आदमियों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और पेपर रद्द कर देते हैं, तो उनको पैसे वापिस किए गए क्या? डिंगरा साहब कुछ नया बोलेंगे तो मैं सवाल सुनिए आप मेरा। डिंगरा साहब सवाल सुनिए। अब जहां पर आपकी सरकार है, मैं उदाहरण वहीं का दूंगा, हरियाणा का तो दूंगा नहीं। जोधपुर और करौली दो जगह इनसे जी मेरी बात सुन लीजिए, 8 जांच खोली या नहीं खोली, एक भी सीबीआई जांच को क्यों नहीं दी? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। इन्होंने सीबीआई की 8 जांचों में से एक भी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी? मेरा सवाल तो लेते नहीं आप। मैं आपका सवाल ले रहा हूं, सवाल का जवाब दे चुके हैं, आप तीसरी बार सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप एक तीसरी बार सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपके सवाल के जवाब देते तो है नहीं जवाब इसका। उन्होंने दिया, उन्होंने जवाब दिया। कब दिया, कब खोली? एक भी जांच बता दो। आखिरी बार आपकी तसल्ली के लिए दोबारा दे दूं? दोबारा पूछिए, कौन सी जांच खोली है बता दीजिए जल्दी से। ठीक है रावल साहब जल्दी से। अब मैं बता देता हूं। एक हरियाणा के एक पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका नाम है, उन पर सीबीआई के कोर्ट में एक मामला चल रहा है, सीबीआई ने जांच की घोटालों में और जांच करके इंडाइट किया। अरे सुन तो लीजिए, अब ये मीठा मीठा भाई साहब, ये गलत अनपार्लियामेंट्री। रावल साहब प्लीज, नहीं ये अनपार्लियामेंट्री आपकी। रावल साहब, केवल जी आप मुझे एक घोटाले का नाम भी बताइए जिसमें विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा हो कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। हमने तो 100 बार कर ली बात। विधानसभा के अंदर भी टीवी डिबेट के ऊपर सीबीआई बोलने से सीबीआई की जांच होगी क्या? मैं आपको डिबेट के ऊपर सीबीआई बोलने से सीबीआई की जांच होगी क्या? सुनिए केशव जी, 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको भेज दूंगा जिसमें हुड्डा साहब ने जुडिशियल जांच और सीबीआई जांच की मांग की है। ये बता दें एक भी जांच इन्होंने की हो? हमारे ऊपर तो सवाल होता है, इनके ऊपर एक जांच के ऊपर सीबीआई जांच की मांग करके तसल्ली चाहते हैं तो हमारे ऊपर सवाल होते हैं, तसल्ली क्यों नहीं करते? जल्दी से समय अच्छा, मैं हुड्डा साहब का निकल जाए। जी मैं हुड्डा चुप करके निकल जाए, ऐसा नहीं होता। क्या है, इनको बताना चाहिए कि इन्होंने एक भी जांच खोली हो तो मेरे को हुड्डा साहब का नाम लिए बगैर अपनी सरकार की एक भी जांच सीबीआई को दिए। साहब सुन लीजिए, बीजेपी ने अपनी सरकार की एक भी जांच दी हो तो बताइए। अरे बाबूजी सुनेंगे जब तो बताएंगे वो। हाँ मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ जल्दी से, समय बहुत कम। देखिए मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारकर एक एचपीएससी के अधिकारी को पकड़ लिया और ये किसी कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई प्राइवेट कंप्लेन नहीं थी, खुद अपनी तरफ से लेकर किया। और जब उसकी जांच की आज जो मुझे नाम लेने से रोका गया है वो भूपेंद्र सिंह डैश के ऊपर पहुंचने लगी। ये जानकर चाहते थे कि उस एजेंसी से जांच छीन ली जाए। सीबीआई तो एक बहाना है, ये चाहते थे कि जो एजेंसी भूपेंद्र सिंह डैश तक पहुंच रही थी वहां तक ना पहुंचे, इसलिए सीबीआई का नाम लेते हैं। डिंगरा साहब जांच डीरल हो जाए इनका। यू आर डाइवर्टिंग द डिबेट सर। मैं बहुत छोटा कमेंट ले रहा हूं, समय की बहुत ज्यादा कमी है, केवल 10 सेकंड का। रेडू साहब के पास आ रहा हूं सबसे पहले। रेडू साहब केवल 10 सेकंड, बहुत कम समय। हाँ देखिए केशव जी, अभी इन्होंने कहा कि माइक्रो करप्शन की बात आई थी। मैं ये कहना चाहूंगा माइक्रो और सुपर दोनों हुई करप्शन आज चरम पर चले हुए हैं। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात कही थी कि हम राजनीति में सेवा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर पेंशन लेने के लिए नहीं आते। जब सभी विधायकों में और सरकार में ये अभय सिंह जी वाली भावना घर करेगी और उनकी ये भावना बनेगी, ठीक है सर, जन सेवा की भावना से यदि सभी जाएंगे, ठीक है सर, तभी ये करप्शन मिट सकता है। 1 मिनट,
दूसरी बात सर समय बहुत कम है, प्लीज मैं सबके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत कम समय है सर, प्लीज। अच्छी डिबेट हुई है, मैं बीच में खत्म करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सबकी बात में आ रहा हूँ, राजकुमार जी जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। देखिए केसर जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना, राजनीतिक विषयों से अलग हटके सामाजिक मुद्दा, लेकिन उस पर जिस तरह से राजनीतिक नजरिए से बहस की गई, मुझे लगता है वो निराशाजनक है। भ्रष्टाचार कांग्रेस हो, बीजेपी हो, INLD हो, कोई भी दल हो, सबके लिए समान रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। उसके निर्मूल और निवारण की कोशिश और उसमें एक सहमति बननी चाहिए। ठीक है सर। विदु जी बहुत जल्दी से। प्रदेश की जनता, देश की जनता बार बार चुनावों में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। विपक्ष के लिए चिल्लाना उसका धर्म है, वो झूठा चिल्ला रहा है। प्रदेश की जनता, देश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। हर चुनाव में उनको हराकर इस बात का सबूत दे रही है। ठीक है, केवल जी 10 सेकंड केवल। कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर CBI जांच खोल सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी 8 जांचें, 8 भ्रष्टाचार के जो मैंने मामले उठाए, उसके ऊपर एक भी जांच CBI को नहीं दे सकती। ठीक है, हुड्डा साहब का शुक्रिया आप सभी का। विदु जी, विजेंद्र जी, राजकुमार जी, केवल ढींगरा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।